नमस्कार दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं तिल में पड़ने वाली एक बीमारी जिसका नाम है स्टेम ब्लाइट या फाइटोफथोरा ब्लाइट, या इसको बोल सकते हैं हम फाइटोफथोरा लीफ ब्लाइट। ये सेसमे के अंदर एक बीमारी रेनी सीजन के दौरान देखी जाती है। तो दोस्तों इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, इसके सिम्टम्स किस तरह से, इसके लक्षण क्या है जिससे कि आप इसको पहचान सके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कौन इसको ये बीमारी करता है, ये बीमारी कौन पैदा करता है, और इसके लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं या कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसके कारण ये बीमारी उत्पन्न होने के ज्यादा चांसेस होते हैं खेतों के अंदर। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसकी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं खेतों के अंदर। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो स्टेम ब्लाइट है, ये स्टेम ब्लाइट का मतलब होता है वो डिजीज जिसमें बहुत ही जल्दी रैपिड और एक्सटेंसिव डेथ होती है प्लांट के फोलिएज की, यानी जिसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं, यानी पत्तों की एकदम से डैमेज हो जाना, पत्तों का एकदम से सूखना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लाइट। तो स्टेम ब्लाइट या लीफ ब्लाइट यानी स्टेम के ऊपर आने वाला ब्लाइट या फिर लीफ के ऊपर या पत्तों के ऊपर आने वाला ब्लाइट। अब ये जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है फाइटोफथोरा पैरासिटिका वार सेसमे, यानी फाइटोफथोरा, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और फथोरा का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, यानी प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने वाला एक ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म कौन है? ये है फंगस होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं कवक रोग भी बोलते हैं, या फंगल डिजीज जिसको हम कहते हैं। अब ये जो डिजीज है या बीमारी है, ये किस स्टेज में पौधे को अफेक्ट करती है या अपीयर होती है डिजीज? ये होती है सीडलिंग से लेके फ्लावरिंग स्टेज तक, यानी जब हम पौधा जर्मिनेट करता है, यानी सीडलिंग से यानी बीज से जब तैयार होता है पौधा, उस दौरान से लेके फ्लावरिंग तक, यानी ओवरऑल हर एक स्टेज के ऊपर ये आ सकती है पौधे के अंदर, तिलों के अंदर। अब इसके सिम्टम्स या लक्षण देख लीजिए जिससे आपको पहचान में आ जाएगी कि ये बीमारी ये है, तो जिसे आप आगे फर्दर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल कर सकें। देखिए दोस्तों, जो पत्ते हैं, पत्तों के ऊपर आपको वाटर सोक्ड पैचेस, यानी उस तरह के पैच दिखाई देंगे जो जैसे पानी के अंदर जो डूबे हुए हों, उस तरह के पैच, मतलब गीले पैचेस होंगे, वो देखेंगे आप सुबह के दौरान। अगर आप मॉर्निंग टाइम में जाएंगे तो आपको ये वाटर सोक्ड दिखेंगे, लेकिन अगर इवनिंग के दौरान जब ये सूख गए होंगे तो आपको वाटर सोक्ड नहीं होंगे, ये सिंपली आपको इमेजेस दिख रही होंगी, इस तरह से ये अपीयर होंगे। ठीक है, और ये वाटर सोक्ड जो स्पॉट्स है ना सिर्फ लीव्स के ऊपर होंगे बल्कि स्टेम्स के ऊपर भी होंगे, जहां से पत्ता स्टेम से जुड़ा होता है वहां पे भी आपको एक गर्डल की तरह दिखाई देंगे, पैच की तरह दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये शुरू में जो स्पॉट्स होंगे, ये होंगे स्पॉट्स, जरूरी नहीं है अभी एक पूरा गोल चक्कर होगा, ये थोड़ा फैले से हुए होंगे जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। और ये जो स्पॉट्स हैं ये शुरू में ब्राउन होंगे और फिर ये बाद में ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, और इस डिजीज की सीवियरिटी और अधिक बढ़ जाती है जब ह्यूमिड वेदर होता है, यानी जिस समय ज्यादा वातावरण में नमी होती है, उस टाइम पे इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी एक हफ्ते से बारिश लगी हुई है और 90% से ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यानी नमी है। और ये जो बीमारी है, देखिए आपको सिम्टम्स की फोटोज अधिक से अधिक खींची गई हैं, मैंने फील्ड से ये खींची हैं, जिससे कि आपको पहचान में आ जाए कि बीमारी किस तरह से दिखती है पौधे के अंदर। ठीक है, अब इसका सर्वाइवल की बात करें कि किस तरह से फैलती है। देखिए दोस्तों, सीड के माध्यम से भी फैलती है और मिट्टी के माध्यम से भी फैलती है, और बाद में फिर प्राइमरी इन्फेक्शन जो शुरू में स्टार्ट होगा वो तो या सीड के माध्यम से होगा या बीज के माध्यम से होगा, बीज के अंदर ही होगी, बीज के ऊपर। ठीक है, या फिर सोइल के अंदर होगा, जिसको बोलते हैं सोल बोर्न पैथोजन या सीड बोर्न पैथोजन। अब इसका सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होगा या सेकेंडरी जो उसके बाद फैलेगी तो वो एयरबोर्न हो जाएगा। ठीक है, हवा के माध्यम से भी ये फैलेगी, क्योंकि इसके फंगस होते हैं तो इसके अंदर स्पोर्स हैं, जो स्पोर्स हवा से उड़ के विंड स्प्रेड के थ्रू और पत्तों के ऊपर जाएंगे और फिर से इसी तरह का इन्फेक्शन कर देंगे, उसी तरह के स्पोर्स दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस यही है कि ज्यादा रेनफॉल हो रही हो ज्यादा टाइम से, है ना, लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक बना हो, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, यानी नमी ज्यादा हो, 90% या उससे भी ज्यादा हो। ठीक है, अब आपको ये जो सिम्टम्स है ध्यान से देख लेने हैं, और बाकी आपको देखिए जब आप खेत में देखेंगे तो एकदम से ब्लैक से आपको जो लीव्स हैं वो पत्ते ऐसे मुरझाए से दिखे होंगे और वो काले पड़ गए होंगे। ठीक है, जो जहाँ पे ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है। और स्टेम्स के अंदर आपको जगह जगह पे पिटियोल के ऊपर जहाँ पे से पौधा लीव्स जो अटैच होते हैं वहां पे आपको गर्डल की तरह ब्राउन गर्डल दिखेंगे,
जैसा आपको इस वीडियो में और फोटोज में भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और फिर हम अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, इसकी कैसे हम इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए, डीप समर प्लोइंग कर सकते हैं, यानी जब आप जून जुलाई में इसको लगाएंगे तो उस टाइम पे उससे पहले आपको गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई क्यों करनी है, वो भी समर के दौरान। क्योंकि जब आप गहरी जुताई करेंगे तो जो मिट्टी में इसके जो कण हैं जो कि आगे बीमारी फैलाते हैं, वो कैसे फैलाते हैं, क्योंकि जो कण होते हैं जब बारिश पड़ती है तो कण ऊपर से जब रेन ड्रॉप पड़ती है तो उसकी फोर्स के कारण रेन ड्रॉप की जो फ्लैश होती है उससे जो मिट्टी है वो पत्तों के ऊपर पड़ती है और मिट्टी के अंदर ये कण होते हैं और वहीं से इसका स्प्रेड स्टार्ट हो जाता है, प्राइमरी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर तो होती ही है और जब इसके पत्तों के ऊपर पड़ता है तो पत्तों से इसका इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है और पूरा पौधा धीरे धीरे मरने लग जाता है। तो इसलिए डीप समर प्लोइंग की हमें जरूरत है कि जैसे हम गहरी जुताई करें जिससे कि इसके जो स्पोर्स हैं जो मिट्टी के अंदर हैं वो सूर्य की रोशनी से खत्म हो जाएं। दूसरा है ड्रेनेज को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा किसी तरह से, जैसे वहां पे पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये जो फंगस है वो ऊमाइकोटा एक फंगस का प्रकार है जिसमें ये आती है, उस ग्रुप के अंडर ये आती है और उस जो ऊमाइकोटा की फंगस होती है इसमें पानी चाहिए होता है इनको आगे फैलने के लिए। ठीक है, पानी के माध्यम से इसके जो स्पोर्स होते हैं वो आगे फैलते हैं शुरू में। ठीक है, तो इसलिए हमें ड्रेनेज इम्प्रूव अच्छी तरह रखनी होगी। तीसरा है 2 ईयर क्रॉप रोटेशन हम कर सकते हैं। हमें कंटिन्यूस क्रॉपिंग है जो सेसमे की या तिल की एक ही फील्ड के ऊपर नहीं लगानी है, क्योंकि हर साल दर साल हम अगर एक ही जगह पे क्रॉपिंग करेंगे सेसमे की तो वहां पे जो इनोकुलम है या जो स्पोर्स हैं या जो बीज है फंगस के वो ज्यादा बढ़ते जाएंगे और उससे ये होगा कि ज्यादा चांस है फैलने के उस बीमारी के पौधे के अंदर। ठीक है, तो हमें क्रॉप रोटेशन करनी है। और अगला पॉइंट है हमें जो बीज है वो अच्छी जगह से चयन करना है। अच्छी जगह से हम कैसे चयन कर सकते हैं, जैसे जो रिकॉग्नाइज्ड जो भी स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स है वहां से आप बीज ले सकते हैं, या जो अच्छी कंपनीज है प्राइवेट वहां से आप पैक्ड जो बीज है उसी को लें और उसको आपको वो भी ओरिजिनल। ठीक है, और सीड ट्रीटमेंट या फिर आप डिजीज फ्री सीड ले लिए। ठीक है, और ये हो सकता है कि आप सीड को शुरू में अगर आपने बचाना है इसको तो आप बीज को सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सोइंग से पहले या बिजाई से पहले सीड की ट्रीटमेंट करनी है, बीज संशोधन करना है, उसको आप कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली एप्रोन 35 SD 0.3%, ये एक केमिकल है। दूसरा है रिडोमिल एमजेड 0.25%, या फिर बायोलॉजिकल अगर हम बात करें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसमें आप ट्राइकोडर्मा हर्जियानिम एक ये फंगस है जो फंगस को खाती है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा विरिडी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या बैसिलस सबटिलिस ये बैक्टीरिया 0.4%, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के रूप में, बीज संशोधन के रूप में। ठीक है, ये तो हो गया सीड ट्रीटमेंट। अब बाकी हम ये कर सकते हैं कि इंटरक्रॉपिंग, ये अगर बीमारी आप चाहते हैं कि ना आए खेतों में तो आप इंटरक्रॉपिंग कर दीजिए पर्ल मिलेट के साथ। ठीक है, वो भी 3:1 रेशो में 3:1 रेशो में तीन हिस्से तिल के और एक हिस्सा पर्ल मिलेट का, इस तरह से आप लाइनें लगा दीजिए। या फिर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि टॉलरेंट वैरायटीज हैं जो है ना, जैसे वैरायटी TKG 21 है, TKG 22 है, TKG 55 है, या JTS 8 है, AKT 64 है, ये सारी टॉलरेंट वैरायटीज है, यानी इन वैरायटीज को इस बीमारी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, लास्ट में हम ये कर सकते हैं कि केमिकल कंट्रोल अगर हमें करना ही है तो हम स्प्रे कर सकते हैं। 3 दफा हमें स्प्रे करनी पड़ेगी रिडोमिल एमजेड की 0.25% की, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 0.25%, और वो एट एन इंटरवल ऑफ 10 डेज, यानी 10 दिन का बीच में गैप रखना पड़ेगा। जब से डिजीज स्टार्ट हुई है उससे 10 दिन बाद हमें ये स्प्रे करनी पड़ेगी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की या रिडोमिल एमजेड की। तो ठीक है, या तो हम प्रिवेंशन कर लीजिए या फिर बाद में आप मैनेजमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये पहले से ही कहा जाता है। तो दोस्तों हमने बात कर ली सिम्टम्स की, कौन सा इसको कोजल ऑर्गेनिज्म है, क्या फंगस रोग है, ये कवक रोग है, इसकी क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है जिसके कारण ये बीमारी आती है। ठीक है, और इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये थोड़ी सी हमने जानकारी ले ली है। तो दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो जरूर आप कमेंट कर दीजिए। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।